नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आदि काल की कौन कौन सी रचनाएं हैं एवं कौन कौन सी कवि हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आदि काल में अपभ्रंश यानी आदि काल का जो नाम था वो अनेक विद्वानों ने अनेक नामकरण से जाना जाता है, जिसमें आदि काल में अनेक ये है, जैसे अपभ्रंश है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है और रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य आदि की प्रवृत्ति का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जिसमें यानी जो पहला वाला है ये अपभ्रंश साहित्य है, जिसमें अपभ्रंश साहित्य में अपभ्रंश में काव्य की दो शैली, एक तो डिंगल है और दूसरी पिंगल में मिलती है। अपभ्रंश में 15 मात्रा का चौपाई छंद मिलता है और जो हिंदी में एक मात्रा बढ़ा करके 16 मात्रा का जिसको चौपाई नाम दिया गया है, ये हिंदी में प्रसिद्ध है। अपभ्रंश में दोहा, पद, रासक, तोमर आदि प्रसिद्ध छंद अपभ्रंश साहित्य में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक के माध्यम से आपको यानी कौन से जो कवि हैं उन्होंने कौन सी रचना लिखी है इसके बारे में आपको एक बार में कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिए, यानी हिंदी साहित्य के जो आदि काल है वो आपको अभी बताया था, जिसमें पहला वाला अपभ्रंश साहित्य माना गया है। अपभ्रंश साहित्य में देखो, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं। इसका ट्रिक ये है कि स्वयंभू परिणय चरी, यानी स्वयंभू तो हो गया यहाँ पर, जो कवि हो गया, रचनाकार हो गया, और उनकी जो रचना है वह देखो पैसे बन गया पौम, और चरयू बन गया पौम, चरयू बन गया, और ऋषे बन गया रिठनेमी, और ऋषे बन गया ऋ कुमार। यानी ये इस प्रकार से अगर आप इस ट्रिक को याद रख लेंगे तो इसमें यानी जो कवि है वो भी आ गया और कवि की जो कौन सी रचना है वो भी आ जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी स्वयंभू जो कवि था उसने पौम चरयू ये पहला लिखा और अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, तथा जो दूसरा वाला था वो रिठनेमी था और ये यानी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, और जो तीसरा है ऋ कुमार को वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से अगर आप याद रख लेंगे तो इनकी जो रचना है और रचना के जो रचनाकार है उनके बारे में आसानी से याद हो जाता है। दूसरा वाला था, इसको ये ट्रिक याद रखो भाई, पुष्प चढ़ा दो महापुराण पर। तो देखो, यानी जो पुष्पदंत है वो तो होगा कवि और इनका क्या नाम से जो रचना है महापुराण, तो यानी ये भी याद हो गया। पुष्प तो यहाँ पर जौकाते हो गया और महापुराण कौन सा होगा भाई, महापुराण। ये इस प्रकार से आपके याद हो जाएंगी। जो तीसरी वाली है वो है, इसका ट्रिक याद रखो, धनपाल ने भविष्य कहा। धनपाल से तो आगे इन्हें कवि हो गया और इनकी जो रचना थे वो आगा भविष्य कहा। और आगे वाला है चौथा वाला, ध्यान दीजिए, इसकी ट्रिक है, जो इंदु परमात्मा का योग करता है। देखो, जो इंदु तो आगा कवि और इसने कौन कौशली परमात्मा प्रकाश हो गया और योग से बन गया योग सार। तो ये इनकी रचना होगी। ऐसे इस प्रकार से याद रखना है। आगे वाले 5वां नंबर का है राम सिंह पहाड़ा दो, यानी देखो राम सिंह से होगा, राम सिंह होगा कवि और इनकी जो रचना थी वो होगा पहाड़ा दो, यानी पाहुड़ा दोहा। तो ये इस प्रकार की रचना, ये ट्रिक याद रखो और इसकी जो कवि है और कवि की रचना है वो आराम से याद हो जाती है। और इसके बाद में 6वां नंबर है, इसकी ट्रिक ये, जिन दत्त को उपदेश रास आया। देखो, जिन दत्त तो हो गया, जिन दत्त सूर्य होगा कवि और इनकी जो रचना थी वो कौन सी, उपदेश रास, उपदेश रासक रास, यानी उपदेश से ये याद रख लो। और इसके बाद में तो कहने का मतलब है कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होता है, एक वाक्यों की ट्रिक बना लो, उससे कभी भी गलत नहीं होता। 7वां नंबर है वो कविता, उसकी देखो ट्रिक क्या है, अब दूर है संदेश रासक, यानी अब दूर तो होगा अब्दुल रहमान तो हो गया कवि और इसकी जो रचना है वो होगी संदेश रासक। ये संदेश रासक और ये विरह काव्य है। तो ऐसे इस प्रकार से याद रख लीजिए। आगे वाला 8वां नंबर है, विद्यापति की कीर्ति लतपथ, यानी विद्यापति तो हो गया कवि और इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, एक तो लिखी थी कीर्ति लता, यानी कीर्ति लता होगी और एक होगा कीर्ति पताका। यानी ये याद रखो, विद्यापति से विद्यापति मिल गया और कीर्ति से
यानी कीर्ति मिल गया, लत को यहाँ जोड़ दीजिए और दूसरी जो यानी ये कीर्ति लिख करके और पता का जोड़ दीजिए, तो इसका ट्रिक हो गया विद्यापति की कीर्ति लतपति। ऐसे इस प्रकार से जो आदिकाल का जो प्रथम अपभ्रंश साहित्य है उनकी रचना ये है और उनके जो कवि है वो ये है। दोस्तों जो दूसरे वाली है वो है सिद्ध साहित्य। देखो दोस्तों, सिद्धों द्वारा लोक भाषा में लिखी गई रचना बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से प्रभावित है। इसमें मंत्रों की गुप्त साधना और सिद्धि के कारण इन्हें सिद्ध कहा जाता है। यानी ये मंत्र और गुप्त साधना के प्रकार से इन्हें सिद्ध कहा जाता था और सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सरैपा को प्रथम सिद्ध माना जाता है, ये सहज ध्यान के प्रवर्तक माने जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई सहज ध्यान के प्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो सरैपा ऐसे इस प्रकार से याद रख लेना। और सहज ध्यान के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रमुख विद्वानों में सरैपा, लुइपा, कणेवा, डोम्बिया का नाम है। ध्यान दीजिए दोस्तों, लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान कौन से कवि का माना जाता है, तो लुइपा का। और इन्होंने दोहा और पद शैली का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग सरैपा ने ही किया था। तो यहाँ पर हम आपको सिद्धों की कौन कौन से रचना उसके बारे में यहाँ बता रहा हूँ। एक ट्रिक याद रख लेना, उसके माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखो ट्रिक ये है, सर दोहा सुनाओ। देखो सर से तो बन गया सरैपा और दोहा से बन गया दोहाकूट। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रथम कवि है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि है और इन्होंने 32 काव्य ग्रंथ लिखे हैं। तो ऐसे भी आपको याद रखना भाई सरैपा ने कितने ग्रंथ लिखे, भाई 32 ग्रंथ लिखे। तो ये ऐसी चीज है, आपको ये ट्रिक एक वाक्य के माध्यम से कभी भी गलत नहीं होता है। दूसरा वाला जो ट्रिक है कवि और उनके रचना का, वो ये सवर के 4 पद। देखो सवर से तो बन गया सबरपा और 4 से बन गया चर्या पद, यानी पद से बन गया पद। ऐसे इस प्रकार याद रखो भाई सवर के 4 पद हैं, तो सबरपा कवि हो गया और चर्या पद इनकी रचना होगी। और तीसरा वाला जो ट्रिक आपको बता रहे हैं, डोम्ब डोम्ब योग अक्षर है। देखो डोम्बिया तो हो गया कवि हो गया। अब इनकी जो पहली रचना थी डोम्बी गीतिका, देखो डोम से बन गया डोम्बी गीतिका और इसके बाद में डोम से बन गया यानी डोम, इसके बाद में योग से बन गया योगचर्या और अक्षर से बन गया अक्षर दिकोपदेश। तो ऐसे इस प्रकार से आप अगर ट्रिक को याद रख लेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। सिद्ध साहित्य उनके मुख्य रूप से जी 84 कवि थे, उनमें 4 ने यानी अपना अपना रचनाओं का यहाँ पर यानी प्रवर्तक करके और आदि काल में अपनी भूमिका निभाई थी। इसके बाद में जो तीसरा नंबर है नाथ साहित्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, बौद्ध सिद्धों की वाम मार्गी ये भोग प्रदान योग धारा की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ पंथ का जन्म हुआ था। यानी इसका जन्म कहां से हुआ था, बौद्ध सिद्ध थे उन्हीं से इनकी यानी जन्म हुआ था। यानी बौद्ध सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग धारा की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ पंथ का जन्म हुआ और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, यानी जिनमें भगवान शिव आदिनाथ माने जाते। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आदिनाथ किसको माना जाता है, तो भगवान शिव को आदिनाथ माना जाता है। और नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ को नारी और भोग से पृथक रहने की सलाह गोरखनाथ ने दी थी। कंपटीशन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है कि भाई नारी को भोग से पृथक रहने की सलाह कौन ने दी थी, तो गोरखनाथ ने दी थी। और जिसके लिए यानी जाग मछंदर गोरख आया, ये उक्ति प्रसिद्ध है। कंपटीशन एग्जाम में उक्ति भी पूछी जा सकती है कि भाई जाग मछंदर गोरख आया, ये किसकी रचना है, तो हो जाएगी गोरखनाथ की। और अलख निरंजन नामक उद्घोष का नाम भी यानी नाथ मत की देन है। ऐसे भी आ सकता है कि अलख निरंजन जगह ये उद्घोष कौन ने दिया था, तो ये दिया था नाथ मत ने। और गोरखनाथ ने हटियों का उपदेश दिया और डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन और संपादन गोरखवाणी नाम से दिया गया है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भी पीताम्बर दत्त ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन और संपादन को कौन से नाम से अभिप्रेरित किया है, तो ये जाएगा गोरखवाणी। और ध्यान दीजिए दोस्तों, गोरखनाथ के नाम से गोरखपुर बना है
और नेपाल की जो अनेक तराई है वहां पे भी यानी गोरखा के नाम से जाना जाता है। आर्मी में भी एक बटालियन गोरखा है। तो यानी गोरखनाथ जी ने यानी गौओं की रक्षा करते थे और उन्होंने अनेक जो कुरीति समाज में व्याप्त हो रही थी उनको दूर करने के लिए और नारी का सम्मान देने के लिए गोरखनाथ ने अपना बहुत कुछ योगदान दिया है। और उनकी रचना आपको याद रखने का एक मैं छोटा ट्रिक बता रहा हूं, उस वाक्य के माध्यम से आसानी से याद हो जाता है। उनकी रचना थे यानी देखो ट्रिक ये है यानी ज्ञान कु कौल अकुल। देखो मत्स्येंद्र नाथ तो हो गया रचनाकार और ज्ञान से बन गया ज्ञानकारिका, कु से बन गया कुलानंद, कौल से बन गया कौन ज्ञान निर्णय, अकुल से बन गया अकुल वीर तंत्र। तो आपको ये वाक्य याद रख लो, ज्ञान कु कौल अकुल है। तो इस प्रकार से इनकी रचना और रचना के रचनाकार है वो आसानी से याद हो जाती है। इसके बाद में आ जाता है दूसरा नंबर है, एक ट्रिक याद रखना कि सब आते प्राण सिया नर पद ज्ञान तिलक चौतीसा। देखो यानी दूसरा कवि है गोरखनाथ, इन्होंने कौन कौन से लिखे थे? सबसे आ जाता है शब्दी, और आते से आ जाता है आत्मबोध, प्राण से आ जाता है प्राण सांकली, और सिया से आ जाता है शिष्या, नर से आ जाते हैं नरवे बोध, और पद से आ जाते हैं पद, ज्ञान तिलक से आ जाता है ज्ञान तिलक, और इसके बाद में ज्ञान चौतीसा से आ जाता है ज्ञान चौतीसा। तो ऐसे इस प्रकार से अगर आप ट्रिक याद रख लेंगे वाक्यों के तो कंपटीशन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होता। उनके रचनाकार कौन है और कौन सी रचना लिखी है, ऐसे इस प्रकार से आसानी से याद हो जाते हैं। दोस्तों जो आगे वाला साहित्य वो है जैन साहित्य, ये वाला है जैन साहित्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत के पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध धर्म की वज्रयान का प्रथम प्रयास सिद्धों ने किया था, और उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने आचार, उनकी सास, फागु, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों द्वारा अपने मन का प्रचार किया। यही काव्य और साहित्य जैन साहित्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैन साहित्य में इसमें श्रावकों की दिनचर्या का वर्णन किया गया है, और जैन साहित्य को रास साहित्य के नाम से भी कहा जाता है। जिसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, जो जैन साहित्य थे उन्होंने यहाँ पर कौन कौन सी जो रचना लिखी है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ वाक्यों के रूप में, और उसके माध्यम से आप कभी भी गलत नहीं करोगे। जिसमें पहला वाला ट्रिक है देवसेन के श्रावक चार। देखो देवसेन तो आगे यानी कवि, और उनके रचना थी वो श्रावक चार यानी श्रावकाचार है, और ये हिंदी की प्रथम कृति जो अभी आपको बताया है। ऐसे इस प्रकार से इस सूत्र को याद रख लीजिए, ट्रिक को देवसेन ये जोकात्यु आ गया, और श्रावकाचार यानी श्रावकाचार इनकी रचना होगी। दूसरा वाला है शालिभद्र भरत थे। देखो शालिभद्र तो आ गया रचनाकार, शालिभद्र सूरी, और उनकी जो रचना थी वो थे भरतेश्वर बाहुबली राज, यानी भरत से याद रखना भरतेश्वर बाहुबली राज। ऐसे इस प्रकार से याद रखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आगे वाला है तीसरा नंबर का जो कवि और रचना, उसको ये सूत्र ट्रिक है कि आस है कि चंदन जीव पर दया करेगा। देखो आसगु तो हो गया कवि, आस से बन गया आसगु, और चंदन बन गया चंदन वाला, और जीव पर दया करेगा जीव दया रास हो गया। ऐसे इस प्रकार से एक वाक्य भी बन गया, कवि का नाम भी आ गया और कवि की रचना भी आ जाती है। आगे वाला चौथा नंबर का है, इसकी ट्रिक ये कि सुमति है नेमी नाथ की। देखो सुमति गुण तो हो गया यानी कवि, भाई सुमति से सुमति गुण हो गया, और नेमी नाथ से हो गया नेमी नाथ रास हो गया। ऐसे इस प्रकार से याद रख लेना। आगे वाला है पांचवा नंबर का है, इसका ट्रिक है कछुली के प्रज्ञा तिलक। देखो कछुली तो यानी प्रज्ञा तिलक तो हो गया इसके रचना यानी रचनाकार कवि, और इन्होंने कौन सी लिखी थी? कछुली, यानी कछुली रास ये तो होगी रचना, और प्रज्ञा तिलक है वो हो गया यानी कवि। ऐसे इस प्रकार से याद रखो। आगे वाला छठा नंबर है, उसकी ट्रिक ये विजय हुआ रेवंत गिरी। देखो विजय सीन तो हो गया, विजय से बन गया ट्रिक, और रेवंत गिरी से बन गया रेवंत गिरी रास, यानी कवि का नाम भी आ गया और कवि की जो रचना है वो भी आ गई। ऐसे इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यानी इसके बाद आता है प्रमुख हिंदी के रासो काव्य ग्रंथ। ध्यान दीजिए दोस्तों, रासो साहित्य,
उन स्थानों के लिए है जो तत्कालीन राज दरबार के चारण भाट कवियों द्वारा अपने आश्रय की स्तुति में वीर श्रृंगार रस से इनको यानी पुकारा जाता था और इनकी काव्य की रचना करती थी। इसमें प्रमुख विद्वानों में रासो शब्द को की उत्पत्ति के संबंध में निम्न मत है। यानी रासो जो शब्द है वो कौन कौन से, ध्यान दीजिए दोस्तों, गारसाद तासी है, उन्होंने तो इसको यानी राजसूय के नाम से जाना जाता है, और नरोत्तम दास स्वामी ने यानी रसिक के नाम से जाना जाता है, और रामचंद्र शुक्ल ने इसको रसायन के नाम से मानिए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक नामक छंद से, और इसमें 29 मात्रा होती है जो रासक नामक छंद होता है। तो अनेक विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ का कैसे मानी है। अब मैं आपको यहाँ पर यानी जो हिंदी की प्रथम रासो काव्य है उनके यहाँ पर रचनाकार और उनकी जो रचना है उसके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ट्रिक ये, इसकी जो पहली है हिंदी के प्रमुख रासो काव्य में पहला वाला था भाई नरपत 20 देव के समान है, यानी नरपति नाल तो हो गया रचनाकार, और उनकी रचना थी बीसल देव रासो। देखो नरपति से बन गया नरपति नाल और 20 देव से बन गया बीसल देव और रासो। ऐसे इस प्रकार से अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बीसल देव रासो है उसमें 125 छंदों की प्रेम प्रधान काव्य रचना है, और इस ग्रंथ में अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ और राजमती के विवाह का वर्णन की कथा है, और इनमें जो उनका विवाह हो गया था उसके विरह की कथा है। और बीसल देव रासो संदेश रासक और मेघदूत की परंपरा का काव्य माना जाता है। इसमें 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बीसल देव रासो ने प्रारंभ किया था, और इसलिए 12 मासा वर्णन का सर्वप्रथम बीसल देव रासो से प्रारंभ माना जाता है। कंपटीशन एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है कि भाई बीसल देव रासो से प्रारंभ मानने वाला कौन सा यानी ग्रंथ है, वो हो जाएगा 12 मासा वर्णन। तो ऐसे इस प्रकार की याद रखेंगे। जो दूसरे वाले में आपको बता रहा हूं इसका ट्रिक है चंद्रमा और पृथ्वी घूमते हैं। देखो चंद्रमा से बन गया चंद्रवर यानी चंद्रवरदाई बन गया, और पृथ्वी से बन गया पृथ्वीरथ राज रासु, यानी चंद्रवरदाई तो है रचनाकार, और इसके बाद में इसके जो यानी रचना लिखी थी वो थी बीसल देव रासो। ध्यान दीजिए दोस्तों, पृथ्वीराज रासो, ध्यान दीजिए दोस्तों, पृथ्वीराज रासो था वो कैसे गई, यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई पृथ्वीराज रासो हिंदी काव्य का कौन सा महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार और वीर 2 रस प्रमुख है। पृथ्वीराज रासो में यानी 63 छंद है, यानी 63 छंद है, और पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई पृथ्वीराज रासो कौन सी शैली में लिखा गया है, तो यह जाएगा पिंगल शैली में लिखा गया है। और इसमें कुछ यानी विद्वान चंद्रवरदाई को सूरदास का वंशज भी मानते। ये जो चंद्रवरदाई था इसको कुछ विद्वान सूरदास के वंशज भी माना जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से यानी यहाँ पर यानी इसका एक छोटा सा सूत्र है, ये याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दोस्तों आपको जो तीसरी वाली रचना का जो ट्रिक है वो बता रहा हूं आपको। भाई जग को पराया माल चाहिए। देखो जग से बन गया जगनी और पराया से बन गया परमाल रासो। तो ऐसे इस प्रकार से सूत्र याद रख लो। भाई जग को पराया माल चाहिए तो यानी जगनिक तो हो गया कवि, और इनकी रचना हो गई पराया से यानी परमाल रासो हो गया। ऐसे याद रख लो दोस्तों। परमाल रासो कौन था, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, ध्यान दीजिए। ये परमाल रासो है वो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला ग्रंथ है, और ये आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन कराया था। इसके बाद विज्ञान की शैली में इसको आला शैली के नाम से भी कहा जाता है। तो यानी आपको ऐसे याद रखना है भाई इस छंद की विज्ञान को कौन सी शैली के नाम से जाना जाता है, तो आला शैली के, आधा लय और हा शैली के नाम से, आला शैली के नाम से कहा जाता है। अब इसके बाद में आगे वाला आ जाता है, आपको ट्रिक बता रहा हूं भाई। नल विजय भाव,
देखो नल से बन गया नल सिंह और विजय से बन गया विजयपाल रासू। तो ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से कोई गलत कभी भी नहीं होगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों, आगे वाला है ये ट्रिक है दलपति खुमार है। देखो दलपति से बन गया दलपति विजय और खुमार से बन गया खुमान रासो, यानी दलपति विजय तो हो गया कवि और इनकी रचना थी हो गया खुमान रासो। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो खुमान रासो है इस ग्रंथ में चित्तौड़ नरेश खुमान का वर्णन है। कहाँ का था वो? चित्तौड़ का था। और ये यानी 17वीं सदी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक का वर्णन होने से इसे कुछ विद्वान आदिकाल की रचना नहीं मानते और इसकी भाषा वो राजस्थानी हिंदी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश और प्लस डिंगल और पिंगल इनको बना करके और इस प्रकार की रचना राजस्थानी में मानी जाती है। अब यहाँ पर आगे वाली जो ट्रिक बता रहा हूं वो आ जाता है कि सारंग हमीर रसाएगा। देखो सारंग से बन गया सारंगधर और हमीर से बन गया हमीर रासो, यानी सारंगधर तो हो गया कवि और इनकी रचना थी हमीर रासो। तो ऐसे इस सूत्र को याद रख लो, ट्रिक को याद रख लो, वाक्य को याद रख लो, कभी भी कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होता है। अब ये हमीर रासो, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमीर रासो प्राकृतिक पेंगलम में मिले छंदों के आधार पर इसकी परिकल्पना की गई थी और राहुल सांस्कृत्यान इसे जंजल नाम कवि की स्थापना मानते। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राहुल सांस्कृत्यान ने हमीर रासो को कौन सी रचना मानते? तो जंजल नामक यानी कवि की रचना मानते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से अगर आप इन ट्रिकों को याद रख लेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होता है। दोस्तों जो आगे वाला आदिकाल का लौकिक साहित्य, इसमें देखो कौन कौन सी कवियों ने कौन कौन सी रचना लिखी है। इन रचनाओं को भी हम आपको एक ट्रिक बता रहे, एक वाक्य बता रहे, वाक्य के आधार पर सारी की सारी आसानी से याद हो जाती है और कंपटीशन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होता। वो ये वाली है, पहली वाली देखो, कुशलता से ढोल कौन बजाएगा, यानी आदिकाल का जो लौकिक साहित्य था उसका यानी कवि का नाम है कुशल लाभ और ढोल से होगा ढोला मारूरा दुहा। तो ये तो हो गया कुशल लाभ कवि हो गया, ढोला मारूरा दुआ है वो उनकी रचना होगी। तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों के माध्यम से कुशलता से कुशल लाभ हो गया और ढोल से बन गया ढोला मारूरा दुआ। आगे वाला दूसरा नंबर क्या हुआ? भट्ट जयचंद हो गया। देखो भट्ट से बन गया भट्ट केदार और जयचंद है उसके यानी जयचंद प्रकाश इनकी रचना है। तो ऐसे इस प्रकार से याद रखो। आगे वाला तीसरा नंबर का है भाई मधुकर मयंक है, यानी मधुकर कवि हो गया और इनकी जो रचना थी मयंक, यानी जय मयंक जस चंद्रिका इनकी रचना थी। मयंक का अर्थ होता है मोर। तो ऐसे याद रख लो भाई मधुकर मोर हो गया, मैश यानी मयंक जस चंद्रिका याद रख लेना। जय तो आ ही जाता है, थोड़ा बहुत अपन को हिंट तो चाहिए कंपटीशन एग्जाम में। तो ऐसे अगर याद रख लेंगे तो कभी भी गलत नहीं होता है। आगे चौथा नंबर का है भाई, इसका सूत्र है देखो भाई, आमिर ने 2 गज पहले खाल मुकरी। देखो अमीर खुसरो तो हो गया कवि, अब इसकी जो रचना है वो इसी वाक्य में पूरी की पूरी। देखो 2 हो गया 2 सूखने और फिर हो गया गज से हो गया गजल और उसके बाद में पहले से हो गया पहेलिया और इसके बाद में खाल से होगा खाली कवारी और मुकरी से होगा मुकरिया। तो अगर ये वाला वाक्य याद रख लेंगे तो इसी वाक्य में उस कवि की रचना है और कवि का नाम भी है। बस ये याद रखना है कि आमिर ने 2 गज पहले खाल मुकरी, तो आमिर खुसरो तो राइटर हो गया और 2 से बन गया 2 सूखने, गज से बन गया गजल, पहल से बन गया पहेली और खाल से बन गया खाली कबारे, मुख से बन गया मुकैया। आगे वाला है आदिकाल का गद्य साहित्य, यानी इस गद्य साहित्य में कौन कौन से थे। तो इसमें देखो पहला वाला है, इसका याद रखना ट्रिक, यानी रोड़ा अटकाया राउल ने। देखो यानी रोड़ा तो हो गया कवि और राउल वेल है वो उसकी रचना होगी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, राउल वेल एक शिलाकृति है, यह गद्य पद्य मिश्रण हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। चंपू काव्य ऐसी भी आ सकता है कि यानी गद्य और पद्य उन दोनों को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं।
तो इसमें नक्श की परंपरा का प्रारंभ राउलवेल से माना जाता है। यानी नक्शे और सिक्तक जो वर्णन किया गया है वो सबसे पहले राउलवेल में लिखा गया है। कवि कौन था? रोड़ा कवि था। दूसरा नंबर का है भाई दामोदर के उक्ति काम आई। देखो दामोदर तो हो गया कवि और उक्ति काम आई यानी उक्ति प्रकरण है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वो उनकी रचना का नाम हो गया। तो इसी वाक्य में इसका है। अब तीसरा वाला है वो है ज्योति में वाण पढ़ो। देखो ज्योति से बन गए ज्योति ईश्वर ठाकुर और वाण से बन गया वाण रत्नाकार। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाण रत्नाकार ये एक यानी आदि काल का गद्य साहित्य का एक शब्दकोश है और इसमें शब्दों का भंडार है। तो ऐसे इस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में अगर आप कवियों के और उनकी कृतियों के ऐसे ट्रिक के माध्यम से वाक्यों को याद रख लेंगे तो कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।